हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारे कक्षा 12 भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम हर रोज एक पाठ कर रहे हैं और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसा कि ब्लूप्रिंट में हमने देखा था, हमको एक बात तो मालूम पड़ गई है सर कि हर चैप्टर में से हमारे छोटे क्वेश्चनों का बहुत ज्यादा वेटेज है। यानी हर चैप्टर में से हमको छोटे क्वेश्चन करने होंगे। पाठ नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि अपन कर चुके हैं। इसके हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं। आज हम कुछ रिक्त स्थान और वन लाइनर प्रश्न करेंगे। तो लीजिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपने करे हुए हैं। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो रटना नहीं। देखिए, आप सोचे कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो सर जनसंख्या वृद्धि यानी जब कोई निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कह देते हैं। ये पूछ रहा है वार्षिक, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी? वार्षिक हो जाएगी 1.64%। ठीक है जी। अगर यहां पर दशकीय होता मेरे बच्चों, अगर यहां पर दशकीय होता तो ये हो जाती 17.64%। ठीक है ना, 17.64% यहां पर ये हो जाती। तो 1.64% यहां उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता पाई जाती है? अब पहले आपके दिमाग में आना चाहिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। तो मैंने बताया था ये वो सिद्धांत होता है जिसको थॉमसन ने दिया था, नोटेस्टिन ने 1945 संशोधन किया था। इसके अंदर हम भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान करते हैं और ये बताते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कुछ समय बाद में वहां की ऐसी जनसंख्या शिक्षित हो जाए, वहां के किसान औद्योगिक हो जाए, ठीक है ना, एक तरीके का परिवर्तन आ जाए, उसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। 3 अवस्थाएं बताई थी और पहली अवस्था में मैंने बताया था कि न तो वहां पर शिक्षा है न स्वास्थ्य। जब शिक्षा नहीं होगी तो उनको छोटे परिवार का महत्व पता नहीं होगा, वहां पर उच्च प्रजननशीलता या उच्च जन्म दर पाई जाएगी। और न स्वास्थ्य होगा तो वहां मृत्यु दर भी ज्यादा होगी। तो ये कहां पर होगा? ये प्रथम अवस्था में होगा सर, प्रथम अवस्था में होगा। और आपको बताया भी था कि 200 साल पहले विश्व के लगभग सभी देश इसी अवस्था में थे। जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है ना। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि दर को व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर आ जाएगा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ऊपर बात कर चुके हैं, है ना। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बेटा। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह देखा होगा, अभी जो वीडियो बनाया, तो बिल्कुल आसान लगेंगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, बताइए कौन सा है? आपने सर 2 बार मैपिंग भी कराई थी मैंने, और ये कहा था कि एशिया का ही देश है। और कौन है? चीन है सर, चीन। चीन पहले नंबर पे कौन है? चीन है। जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, यानी ज्यादा भी जनसंख्या हो सकती है, और रिक्त स्थान में ऋणात्मक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एशिया का जनसंख्या घनत्व, ये मैंने बताया था आपको। मैंने बताया था कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा एशिया का होता है, उसके बाद यूरोप का होता है। तो ये कितना होता है? 146। पूरी इकाई लिखनी पड़ेगी आपको, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आप 146 लिखेंगे तो बेटा वो गलत हो जाएगा, इकाई लिखनी पड़ेगी, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हम 2 किलो दूध लेकर आए, तो हम ये थोड़ी कहेंगे दो दूध लेकर आए, इकाई लगानी पड़ेगी। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का स्थान है। देखो, पहला स्थान तो चीन का है, ये तो हम बात कर चुके हैं। दूसरा स्थान किसका होगा? भारत का होगा। तो यहां उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान। बताइए, क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। ये नहीं इसलिए लग रहे क्योंकि आपने वीडियो को अच्छी तरह देखा है, आपने क्लास में अच्छी तरह पढ़ाई करी है, इसलिए आसान लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखिए आप, भूमध्य सागरीय प्रदेश रिक्त स्थान के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए थे। क्यों बसे हुए थे? क्या खास बात थी? मैंने आपको बताया था जब जनसंख्या वितरण कर रहे थे हम, तो उसमें एक जलवायु फैक्टर था, भौगोलिक कारण। आपको याद आ रहा है? भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। उस जलवायु में बताया था कि जहां पर उष्ण जलवायु, अति शुष्क जलवायु, अति उष्ण जलवायु है, वहां पर लोग नहीं रहते हैं। लेकिन जहां पर सुखद जलवायु पाई जाती है, अच्छी जलवायु पाई जाती है, वहां पर लोगों का निवास होता है। और यहां पर सुखद जलवायु है, इस कारण यहां पर आरंभिक काल में बसावट हुई थी। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, देखिए एक तो मूल स्थान हो गया ये, और एक गंतव्य स्थान हो गया, ये गंतव्य स्थान हो गया। तो जो प्रवासी
जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वहां के लिए कहलाते हैं अप्रवासी। क्या कहलाते हैं? अप्रवासी, है ना। वो प्रवासी आ रहे हैं, अप्रवासी भी कह सकते हैं, अप्रवासी। और जहां से छोड़ के जा रहे हैं वहां के लिए क्या हो जाएंगे? मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी। जनसंख्या घनत्व से क्या से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 3 परिभाषा बन सकती है यहां पर, 3। पहली परिभाषा क्या बनेगी कि किसी भी क्षेत्र की पोषण क्षमता ज्ञात करने के लिए, पोषण क्षमता ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको कि हर क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित होती है। तो ज्ञात करने के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या व क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या थी? दूसरी परिभाषा आप ले सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या या पाई जाने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, यह आपने पढ़ लिया था। इसका हम वो भी दे सकते हैं सूत्र क्या था जनसंख्या घनत्व का? इसका सूत्र था कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बटे क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा सर। तो यहां पर आ जाएगा क्षेत्रफल। ओके, अच्छा, प्रवास क्या है? प्रवास के लिए मैंने डायग्राम बनाया था, बहुत अच्छा सा आपको याद आ रहा होगा। मैंने बताया था, मैं यहीं से बता देता हूं कि किसी भी क्षेत्र से कुछ लोग या समुदाय राजनीतिक कारणों के कारण, आर्थिक कारणों के कारण या सामाजिक कारणों के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम प्रवास कहते हैं। सीधी सी बात है, आपको शब्दों में लिखना है कि कुछ समुदाय या कुछ लोग आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों के कारण मूल स्थान को त्याग कर गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं, तो उसे हम प्रवास कहते हैं। वो प्रवासी मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी और गंतव्य स्थान के लिए अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, ये एक लाइन वाली, 1 लाइनर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नाम लिखें। कौन कौन से हो सकते हैं सर? इसमें देखिए, पहला तो हो सकता है आपके पास में उत्तरी पश्चिमी यूरोप। आगे भी हम पढ़ेंगे, बड़े विकसित क्षेत्र हैं। दूसरा हम कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसमें मानसूनी एशिया क्षेत्र भी लिख सकते हैं, इसमें चीन और पाकिस्तान आ जाएगा। तो ये सब सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और आपको दे दिया अटाकामा मरुस्थल, ग्रीनलैंड, साइबेरिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? देखिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का सीधी सी बात है कि किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि होना, बिल्कुल आसान भाषा में, जनसंख्या में वृद्धि होना, अगर वृद्धि हो गई है उसे हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और होगा क्या धनात्मक वृद्धि में? आपकी सर जैसे मान लीजिए जन्म जो होगा वो मृत्यु से ज्यादा होगा, तभी तो धनात्मक होगा। या फिर जो अप्रवास है, जो लोग आ रहे हैं वो आपके उत्प्रवास से ज्यादा होंगे, तो ही तो धनात्मक होगा। ये बताया आपने। वैसे ऋणात्मक में क्या होगा? किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में कमी होना क्या कहलाएगा? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगा। और यहां पर क्या होगा सर? या तो ये होगा कि मृत्यु कहीं जगह जन्म से ज्यादा हो गई है, या फिर उत्प्रवास, लोग छोड़कर चले गए हैं उस स्थान को। कहां से? अप्रवास से। लोग आए कम हैं और छोड़कर ज्यादा चले गए, तभी तो ऋणात्मक होगा। ये सीधा आंसर है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि 2 तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला तथ्य है जन्म और दूसरा है मृत्यु।
ठीक है ना। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म तथा मृत्यु दो घटकों पर निर्भर करती है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कह देता कि वास्तविक वृद्धि क्या है, समझिएगा आप, वास्तविक वृद्धि क्या है, या फिर हम यूं कह देते कि अभिप्रेरित वृद्धि क्या है, अभिप्रेरित वृद्धि क्या है, किसी ने प्रेरित किया तो वहां पर आपका जन्म भी आएगा, वहां पर आपकी मृत्यु भी आएगी, वहां पर आने वाले लोगों को आप जोड़ देंगे और वहां पर जाने वाले लोगों को आप घटा देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रटना नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए। जन्म कौन देगा? स्त्रियां देगी। और जन्म कौन लेंगे? बच्चे ही लेंगे, है ना। बच्चे जन्म लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसमें लिखेंगे प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मों की, जन्म भी कौन से? जीवित होने चाहिए भैया। जीवित जन्मों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं, रटना नहीं है। और यहां पर क्या हो जाएगा? अशोधित मृत्यु दर में प्रति 1000 जनसंख्या पर, क्योंकि मृत्यु तो बेटा किसी की भी हो सकती है, छोटे बच्चे की हो सकती है, बड़े की भी हो सकती है। तो यहां पर प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित कोई पंजीकृत होने चाहिए। ये जीवित जन्म भी क्या होनी चाहिए? पंजीकृत होने चाहिए। पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को या पंजीकृत और लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, अशोधित मृत्यु दर में प्रति हजार जनसंख्या पर मृतकों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। रटना तो बिल्कुल नहीं है बेटा, चीजें आपको अपने आप, सब चीजें आपको समझ में आएगी। यहां पर सूत्र भी बना सकते हैं आप। सूत्र क्या हो जाएगा इसका? देखिए आप सर, आप लिखेंगे किसी वर्ष में जन्म, है ना, हाँ, किसी वर्ष में जन्मों की, यानी जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्मों की संख्या बटे वर्ष के मध्य की जनसंख्या, वर्ष के जो भी वर्ष था उसकी मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। यहां क्या हो जाएगा मृत्यु दर में? बस यहां पर जन्म की जगह मृत्यु करना है कि किसी वर्ष में मृतकों की संख्या बटे वर्ष के मध्य की जनसंख्या, वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000, है ना। प्रति 1000 लिखा ही था मैंने, 1000 पर याद करते हैं। यहां भी मैंने प्रति 1000 लिखा था तो 1000 पर याद करते हैं, बिल्कुल आसान है। आगे देखिए, जरानकी संक्रमण का उपयोग किसमें किया था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो यहां पर उपयोग क्या आता है? तो पहले आप बताएंगे, इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि जनानकीय संक्रमण सिद्धांत थॉमसन व नोटस्टिन महोदय ने दिया। थॉमसन व नोटस्टिन किताब में नहीं है लेकिन आपके महोदय ने दिया। पर इसमें क्या मालूम पड़ता है? पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान कर सकते हैं। भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान कर सकते हैं, पहली बात तो। दूसरा, वर्तमान जनसंख्या की स्थिति का आकलन कर सकते हैं, और तीसरा, जब भविष्य की जनसंख्या के बारे में मालूम पड़ गया आपको, वर्तमान जनसंख्या आपको पता है, तो आप क्या करेंगे? सरकार इसके आधार पर नीतियां बना सकती है। सरकार इसके आधार पर नीतियां बना सकती है। ओके जी। जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए, बिल्कुल आसान है सर। किसी क्षेत्र की जनसंख्या जहां का आप निकाल रहे हैं बटे, है ना, धरातल का क्षेत्रफल, वो जो धरातल है उसका क्षेत्रफल। और इसको व्यक्त किस में करते हैं? ये भी लाइन लिख दीजिएगा कि इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं ना। 140 जैसे 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी की जनसंख्या में सघनता क्यों है? बताइए आप इसमें लिखेंगे, आप इसमें लिख सकते हैं क्यों? खनिजों के कारण, है ना, खनिजों के कारण। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि खनिजों के कारण इस क्षेत्र में श्रमिकों के रूप में
के रूप में जनसंख्या का सघनता या जनसंख्या की बसावट पाई जाती है। अप्रवास किसे कहते हैं? आप्रवास, तो रटना नहीं है। आप्रवास ये आपका मूल स्थान था और ये आपका गंतव्य स्थान है। अब देखिए, आप दोनों परिभाषा बनाऊंगा मैं यहां से। आप्रवास किसे कहते हैं, है ना? किन्हीं कारणों के कारण, ये विभिन्न कारणों के कारण मूल स्थान को त्याग कर गंतव्य स्थान पर जाना आप्रवास कहलाता है ना? गंतव्य स्थान पर जाना अप्रवास कहलाता है और जाने वाले व्यक्ति आप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास क्या होगा? उत्प्रवास हो जाएगा कि किन्हीं कारणों के कारण या प्रतिकर्ष कारणों के कारण अपने मूल स्थान को त्यागना या छोड़ना उत्प्रवास कहलाता है और वो व्यक्ति उस क्षेत्र मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी कहलाते हैं। देखिए, आप्रवास जो होगा वो मूल स्थान के लिए वहां गंतव्य स्थान पर जाना पड़ेगा, नए स्थान पर जाना पड़ेगा, यानी किसी नए स्थान पर जाना आप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास यानी अपने मूल स्थान को छोड़ना उत्प्रवास कहलाता है। डायग्राम बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा, आराम से आप ले सकते हैं। आपने डायग्राम बनाया, यहां पर मूल स्थान लिखा, यहां पर आपने गंतव्य स्थान लिखा और इस तरीके से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण बताए और अपना उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या नियंत्रण के कोई 4 उपाय बताएं। देखिए, पहला तो है परिवार नियोजन, कर सकते हैं आप, परिवार नियोजन, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं कि महिला शिक्षा है या स्वास्थ्य है, अब शिक्षा के अंदर वृद्धि हो गई है ना। तीसरा आप कर सकते हैं विवाह की आयु में देरी, विवाह की आयु अब बढ़ा दी गई है, 18 और 21 कर दी गई, आयु में देरी, ठीक है। चौथा आप कर सकते हैं मतलब सरकारी नौकरी में 2 संतान की बाध्यता, सरकारी नौकरी में 2 संतान की बाध्यता, काफी चीजें कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि जागरूकता, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ है, क्यों? देखो, वहां पर तो तक जांबिया और कटंगा था, तांबा के कारण, तांबा भी पूछ लेते हैं, तो यहां पर क्यों बसा हुआ है? औद्योगिकीकरण के कारण। आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि औद्योगिकीकरण जो एक आर्थिक कारक है, जनसंख्या के संकेंद्रण का या जनसंख्या के केंद्रीकरण का प्रमुख कारण है, तो यहां पर औद्योगिकीकरण के कारण जापान का कोबे ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ है। जनांकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की 2 विशेषता बताएं। देखिए, प्रथम अवस्था की पहली विशेषता तो ये हो गई उच्च जन्म दर, हमने बात की थी आपसे, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर हो गई, ठीक है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि 200 वर्ष पूर्व सभी देश इसमें आते थे, एक ये लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं कि यहां पर क्या होंगे? यहां पर अशिक्षित या अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी का प्रभाव होगा, यानी यहां पर अशिक्षा होगी और स्वास्थ्य में कमी होगी, यानी अभी यहां पर कोई तकनीक नहीं आई है। थॉमस मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है? क्या लिखेंगे आप इसमें? आप इसमें लिखेंगे कि 1798 के अंदर, 1798 में थॉमस मोल्थस ने जनसंख्या व खाद्य सामग्री यानी संसाधन के संबंध में एक सिद्धांत दिया, ठीक है। क्या लिखा आपने? 1798 में थॉमस मोल्थस ने जनसंख्या व खाद्य सामग्री के संबंध में सिद्धांत किया, जिसमें बताया कि जनसंख्या गुणोत्तर रूप से बढ़ती है और संसाधन समांतर रूप से बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल आसान है। जनसंख्या गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, संसाधन समांतर रूप से बढ़ते हैं और बाद में प्राकृतिक कारणों के कारण जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया जाता है। कोई भी देश स्वर्ण से मजबूत नहीं बनता, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने अगर देखा उस वीडियो में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि वहां की स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से मजबूत बनता है, स्वर्ण से नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन है रोल्फे वॉल्डे इमर्सन का है। अब बेटा देख लीजिए, हमने लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए, छोटे प्रश्न जितने बन सकते हैं। आपके पास में और भी प्रश्न तो मुझे बताएं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। प्लीज बेटा वीडियो देखें और आप इसमें जितना सीख सकते हैं उतना सीखने की कोशिश कीजिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप अपना स्कोर भी बताएं, क्या स्कोर आ रहा है ना। और आप बस यूं ही पढ़ते रहें। मैं जल्द ही कुछ दिनों के अंदर, इस मंथ के अंदर, मैं आपकी पूरी बुक पूरी कर दूंगा, विद क्वेश्चन के साथ में करूंगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। मैपिंग हम जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।